हेलो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वीडियो जो है वो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का फेमस भाषण है जहां पर उनकी सरकार कुछ टाइम तक गिर गई थी। यह है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे मतलब इंडिया के, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द जेम में से एक हैं। तो उनका एक फेमस स्पीच पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था जब उनकी सरकार जो है गिर गई थी, ठीक है, एनडीए की सरकार, और फिर चुनाव हुए थे देश में। तो उसमें उन्होंने पार्लियामेंट में ये फेमस स्पीच दी थी। कुछ टाइम पहले ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल रही पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान को हटाया गया। तो देखते हैं वीडियो को और मज़े लेते हैं, कुछ सीखते हैं। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए, और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए। जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है या पीने का पानी नहीं। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटाकर, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं। हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है, और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। कहां जाता है? किसकी जेब भरी जाती है? किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं। विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है। रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है,
ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए। कोई एक दलीय काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते, लेकिन वो कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सकी। तो ये था वो स्पीच। हालांकि इसमें बेसिकली वो बात नहीं कहेगी, मतलब ये पूरा पार्ट नहीं है जिसमें वो कहता है कि सत्ता आएंगी जाएंगी, संगठन बनेंगे बिगड़ेंगे, सॉरी गठबंधन बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने वो बात की थी जो बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े करने वाली थी। और अभी भी जितनी भी चीज़ें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अपने अभिभाषणों में, जो जिक्र करता है कि राजीव गांधी का जिक्र बार बार अपने वो अभिभाषण में करता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो जी भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं कि कभी 1 रुपये दिल्ली से जाता था, वो 18 पैसे ही लोगों तक पहुंचता था। तो इस तरह का मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और उन्होंने विज़न की बात की कि क्या हमारे यहाँ देश के अंदर रिसोर्सेज जो हैं उनका उपयोग हो रहा है। और देखिए कितनी सुंदर बात थी वाजपेयी जी में, वो ये भी कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी अगर अपने भीतरी मामलों में ध्यान न देके देश पर ध्यान देते तो वो देश की आर्थिक स्थिति को कई हद तक और अच्छा सुधार सकते थे। खुद प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ये अच्छी बात कर रहे, आलोचना, ये समालोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे। और आज की देश में राजनीति की स्थिति क्या हो गई है, हर कोई देखो प्रधानमंत्री जी को गाली देता रहता है, ये गलत किया जी, वो गलत किया। अरे तुम सही रास्ते तो बताओ, गलत किया मन ना किया वो अलग बात है, तुम सही रास्ते पर देश को लेके जाओ, उन चीज़ों को बोलो जिसमें आपका विजन दिखे। ये देश को निराशा की जरूरत नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री जी अपने अभिभाषणों में ये इस बात का जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी जी की इस देश के अंदर इकोसिस्टम ऐसा तैयार किया गया है कि बस निराशा परोसी जाए। तो असल में मोदी जी की जीतने का कारण असल में यही क्वालिटी है, वो पॉजिटिव व्यक्ति हैं। और इतनी लाइफ में स्ट्रेस है यार, ये एक और बर्डन क्यों लेंगे हम? हमें ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए जो हमारे सर पे और बर्डन बढ़ाता रहे। देश में कुछ हरकतें हो रही और हम न्यूज़ चैनल देख के उस पर कोई एक्शन लेने की चीज़ें ना दिखते रही, जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ। हर टाइम हम खबरों में देखते थे कि जबकि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो भी करप्शन तक को रोक नहीं पाए। और अरविंद केजरीवाल जी मुँह करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। माना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मानते हैं इस बात को, क्या उसके अंदर बेसिक क्वालिटी नेतृत्व क्षमता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बिना नेतृत्व क्षमता के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से काम निकालने, वो काम जो निकलवाता है, ठीक है, देखो एक बनिया होता है जिसने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया रहता है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं होता। फिर वो कैसे इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया जाता है? क्योंकि उसके लोग वहां मौजूद हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, एक बहुत बड़ी पीएमओ ऑफिस है जिसमें कई सारे अधिकारी हैं, सचिव हैं, अब मंत्री हैं, मंत्रियों के अंदर फिर सचिव, फिर और डिप्टी सचिव जो नीचे काम करते हैं, फिर राज्य स्तर पर कई सारे लोग काम करते। ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा जाल देश में फैला हुआ है। लेकिन अगर नेतृत्व क्षमता में वो ताकत नहीं है तो क्या इस ब्यूरोक्रेसी से तुम कुछ निकलवा सकते हो? माना बात, मेरे पास कारीगर हैं जिन पे काबिलियत है मिट्टी से सोना बनाने की, ठीक है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। मेरे अंदर, मैं प्रधानमंत्री हूँ, उनका नेतृत्व कर रहा हूँ बेसिकली, और वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन
मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि इस काम को जो तुम जानते हो उसको और करो या डिलीवर करो, ये देशों तक पहुंचाओ। अगर मैं इन चीज़ों को ना बोलूँगा तो यही होगा ना कि वो खुद से सोना बना के खुद बेचने लग जाएंगे। तो इस देश की ब्यूरोक्रेसी का हाल सच में यही था जब मनमोहन सिंह जी थे। होंगे वो हार्वर्ड का पढ़े हुए, होंगे बहुत बड़े कॉलेज में वो पढ़े हुए, लेकिन क्या उन्होंने रोका? देश तो इसी बात पर जवाब मांगेगा, है ना। दामनी रेप केस हुआ, हाँ जी, ये बार बार का जिक्र करते हैं कि हमने आरटीआई दिया है। आरटीआई दिया पर किन दबावों में दिया? आरटीआई 2005 में आया था, 2005 में, जब केंद्र में उनकी सरकार आई थी उसके बाद। और आरटीआई की फाइलें अटल बिहारी वाजपेयी से चलने लगी थी। तो ये कहना कि हमने दिया ये भी गलत है, क्योंकि नीतियां बनने में एक झटके में नीति नहीं बनती हैं। उन नीतियों को बनते हुए फाइल आगे बढ़ती है। जैसे आपके एनआरसी की बात है, जिसकी बात अभी मोदी जी बीजेपी पार्टी करती हैं, और गवर्नमेंट हमारे अमित शाह जी करते हैं, गृह मंत्री, जिस पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया बेसिकली। तो ये भी तो कांग्रेस के टाइम से चलता आ रहा था, क्योंकि ये रखे रहते हैं मुद्दे बैक पेपर, यानी झोली में तो रखे रहते हैं कुछ ना कुछ की जो आगे के लिए हमें छोड़ रहे हैं। तो मोदी जी ने जो नई गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट में एक खासियत है कि वो कुछ छोड़ नहीं रही है। जो करना है वो इसी साल कर रही है। G20 की बैठकें हो रही हैं, घुमाया जा रहा है सारे G20 देशों के लोगों को, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनको घुमाया जा रहा है। हमें भी पता है कि फाइलें बंद कमरों में जो होती हैं हमें पता नहीं चलेगी, एजेंडा पहले से ही तैयार है। तो घुमाया क्यों जा रहा है? देश का पैसा बर्बाद क्यों जा रहा है? ये पैसा बर्बाद क्यों क्यों किया जा रहा है इतना सारा? तो लोगों की मानसिकता थोड़ी सी संकुचित है। वो इसीलिए क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जब हमारे देश के रोड मंत्री, यानी महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, रोड तैयार कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि देश में प्रगति आएगी। प्रगति कैसे आएगी? जब देश के बाहर के लोग देश में आएंगे। दो तरहों से प्रगति आती है। एक, देश का पैसा जो देश के अंदर घूम रहा है वो तो यहीं रहेगा, लेकिन उससे हमारी ज़्यादा हमारी पहुंच बढ़ेगी कि जब विदेशी भारत में आएगा और यहाँ अपना पैसा लेकर भारत पे खर्च करेगा। इससे क्या होगा? हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो जो हमारी आयातें, जो आयात है वो इतनी बड़ी हुई है, उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा, क्योंकि फिर व्यापार संतुलन का कुछ मुद्दा तैयार किया जाएगा। फिर ये पर्यटन, मिडिल ईस्ट की सारी जैसे सऊदी वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, आपके यूएई हैं, ये सारे के सारे तो पर्यटन से चल रहे हैं। सिंगापुर पूरा पर्यटन से चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा और अर्थव्यवस्था है, सारा पर्यटन के आधार पर चल रहा है। लोगों में ये थोड़ी विजन की कमी होती है, और वो लीडर ऐसा है जिसमें इस विजन की थोड़ी सी अपलिफ्ट है। रही बात उनकी आलोचना की, तो मुझे लगता है कि आलोचना लोग सब करते हैं आलोचना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी भी कई लोग आलोचना करेंगे, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क तो इस चीज़ से पड़ेगा ना कि उस वीडियो के अंदर क्या चीज़ डिलीवर किया जा रहा है। या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो इस बात पर कुछ लोग आपत्ति जताएं तो तब बात अलग है, लेकिन अगर मैं काम सही कर रहा हूँ तो उस पर अप्रिसिएशन करने में क्या जाता है? आप मुझे और अच्छी पढ़ने के लिए कुछ मोटिवेट कर सकते हैं कि यार ये चीज़ और कर दो। तो ये ऐसे ही करके तो देश आगे बढ़ता है। राजनीति मेरे ख्याल से आलोचना से आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आलोचना से देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात ध्यान रखना है। जो गलतियां अभी वर्तमान समय में राहुल गांधी जी कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स से, तो वो यही गलतियां हैं कि वो राजनीति को ऊपर ला रहे हैं, आलोचना से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन उससे देश को क्या फायदा हो रहा है? मतलब एक फायदा उनके एक भी बयान से देश को हुआ, एक फायदा बता दीजिए जो उनके एक बयान से हुआ हो। उन्होंने कहा कि किसान बिल ये काला कानून है,
ये 3 जो कानून थे काला कानून थे। ठीक है भैया, मान दिया, तो अच्छा कानून बता देते आप, ये किसानों को एकजुट करके उनको बोल दे कि इस तरह का कानून लेके आइए। ये काम भी तो करती हैं विपक्षियां, पहले तो करती थी कि लोगों को मनवाना के काम करती थी, लोगों को समझाती थी कि इस तरह से तुम्हारा इसमें भला हो सकता है। लेकिन किसको पड़ी है? राजनीति चमकानी है, देश चमकाना नहीं है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं आना चाहिए। अभी भी वो मेरे ख्याल से काला धन की बार बार बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, लेकिन ये मुद्दे बहुत पुराने हो चुके हैं। नोटबंदी की बात तो कर रहे हैं। अब मुझे अभी अभी एक रिकॉर्ड आया था नोटबंदी पर ही कि आरबीआई कह रहा है कि कई अकाउंट्स में इतना सारा पैसा है जिसको अभी तक किसी ने अपना हक नहीं जताया, और ये सारा पैसा सरकार को जा रहा है। आपने पढ़ी होंगी खबर, कुछ टाइम पहले की थी, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लाख करोड़ रुपए तो थे जो आरबीआई ने बताए थे कि बैंकों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि उस पर किसी ने क्लेम ही नहीं किया। तो आरबीआई के पास पैसा वापस आया, मान लेते हैं, लेकिन कम से कम आया तो। ये कह रहे हैं कि इससे काला धन कैसे पे रोक रोक लगी। इस ऐसे रोक लगी कि वो पैसा जो जमा था वो बाहर आ गया। अभी आप देख लिए 2000 के नोटों पर बैन कर रखा है सरकार ने, और वो पैसा 2000 का घूम के जब वापस आएगा ना, तो सरकार को पता चल रहा है, मॉनिटर कर रही है सरकार कि ये 2000 के नोट आना कम हो रहे हैं, तो उन्होंने छापना ही बंद कर दिया, 500 के नोट डिलीवर कर रहे हैं। अब डिजिटल इंडिया ही देख लीजिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडिया उसमें कई हब आगे पहुंच चुका है, और डिजिटल इंडिया को ही जो है ग्रो करने की बात की जा रही है। बहुत अच्छी स्कीमें लॉन्च की जा रही है, पर देखने का नजरिया है। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष में काबिलियत नहीं है, होगी, काबिलियत होगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ तो बताओ। नेगेटिव को हम ये देखिए कि उन चीज़ों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे जिन जो बातों का हमें ना लेना ना देना। आप अच्छी चीज़ें बताइए, अच्छी चीज़ों से हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको वोट भी दे सकते हैं। लेकिन आप कहोगे ये गलत था, ये गलत किया, और इस आधार पर हम आपको वोट देंगे, तो ठीक नहीं है। अगर वो गलत किया तो उसको ठीक भी तो किया। अगर नोटबंदी गलत थी तो डिजिटल इंडिया को तो प्रमोट किया, क्या वो ठीक नहीं था? मतलब गलती तो सुधारी ना। फिर आपको क्यों वोट दें? या आपके पास अच्छा एक विकल्प था, नोटबंदी से अच्छा विकल्प जिससे काला धन पर रोक लगती, तो बताइए। खैर, ये थी वीडियो, और ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हम आपसे यूं ही मुलाकात करते रहेंगे।